हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चल दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होगा, डेफिनेशन क्या होंगे, इसको देखेंगे। और साथ साथ वैक्सीन के प्रकारों को देखेंगे, जिसमें से हमारे पास मुख्यतः वैक्सीन 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इस जो चैप्टर है या ये जो हमारा वैक्सीन है उसका पहला नंबर का पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर का वैक्सीन, जिसको बोलते हैं होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार के वैक्सीन आते हैं, जिसको बोलते हैं हमारे पास एक्टिवेटेड वैक्सीन बोलते हैं, और एक को बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम जो है एक्टिवेटेड वैक्सीन के बारे में इसमें जो है पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि वो किस तरह से बनाया जाता है, कैसे वो बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर आएगा हमारे पास डेफिनेशन आएगा, फिर ब्रीफ हिस्ट्री, फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सीन आएंगे, टाइप्स ऑफ वैक्सीन आएंगे, फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग पेन को थोड़ा सा ले लेते हैं, पेन की हमको आवश्यकता होगी। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, एडवर्ड जेनर एंड जो है लुइस पास्चर ने सबसे पहले जो है ह्यूमन डिसीज में वैक्सीनेशन किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर ऐसे 2 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार जो है वैक्सीनेशन किया, अर्थात जो है टीका लगाया गया था ह्यूमंस को, जो इसमें टीका उन्होंने लगाया गया था। और इसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स के डिसीज़ के लिए जो है वैक्सीन बनाना स्टार्ट किए गए। ठीक है, जो इसके बाद ही इसमें डिफरेंट टाइप के जो है वैक्सीन बनाना स्टार्ट किया। तो इस तरह से एडवर्ड जेनर को जो है फादर ऑफ वैक्सीन कहा जाता है, मतलब जो है वैक्सीन का पिता इसको कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले इंसान थे या सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीनेशन को प्रारंभ किया था स्मॉल पॉक्स के लिए, छोटी माता के लिए उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। और वैक्सीन जब स्टार्ट हुए बनना तो बहुत सारे वैक्सीन आए, जैसे कि हमारे पास जो डिप्थीरिया हो गया, रूबेला हो गया, मम्स हो गया, पोलियो को हो गया, टीबी का हो गया और टिटनेस हो गया, बहुत सारे इसमें से हमारे पास जो है वैक्सीन इसमें से आया है। तो उसके बाद बोलता है वैक्सीन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है एंटीजेनिक प्रिपरेशन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एंटीजेनिक प्रिपरेशन होता है, अर्थात इसमें कुछ ऐसे चीज़ों को लिया जाता है जो क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थात जो है बैक्टीरिया या वायरस को इसमें लिया जाता है जिसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है, जिसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है, ऐसे वायरस को या ऐसे बैक्टीरिया को इसमें जो है वो लिया जाता है। ठीक है, फिर बोलता है वैक्सीन को जो है इन बैक्टीरियल वायरसस इन्फेक्शन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, मतलब जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन, इसके लिए जो है हमारे बॉडी में या ह्यूमन के बॉडी में इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब इसको जो है डाला जाता है या इसको जो है इसमें लगाया जाता है। ठीक है, फिर बोलता है वैक्सीन इज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जो डिफरेंट और पर्टिकुलर डिसीज के लिए जो है इम्यूनिटी को जो है इम्प्रूव किया जाता है, मतलब जो है क्या करते हैं इसमें जो है इसमें डिफरेंट रोगों के लिए, डिफरेंट डिसीज के लिए इसमें डिफरेंट हमारे पास क्या प्राप्त होगा, इसमें हमको वैक्सीन इसमें जो है प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हमारे पास टीबी का वैक्सीन तो कॉलरा पर उसका असर नहीं होगा और उसका ना डिप्थीरिया पे असर होगा, जिसका वैक्सीन है उसी पर उसका असर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है उसमें पर्टिकुलर किसी डिसीज के लिए उसको जो है बनाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी में आकर हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो है इम्यूनिटी जो रहता है या इम्यून सिस्टम को जो है इम्प्रूव करता है, ताकि उस रोग से हमको लड़ सके। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो क्या बोलता है, अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिसीज। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास वैक्सीन एक जगह बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है, वही बताया मैंने, बायोलॉजिकल मतलब इसमें कोई ना हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें यूज़ किए हैं, इसलिए क्या हो जाता है हमारे पास बायोलॉजिकल जो है प्रिपरेशन होता है, जो कि हमारे इम्यूनिटी को जो है किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए जो है क्या करता है हमारा बिल्डअप करता है या इम्प्रूव उसको करता है। फिर उसके बाद बोलते हैं contain certain agent that not only resemble a disease causing microorganism but it also estimated body immune system recognize the फॉरेन एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हमारे जो है ये जो है हमारे बॉडी में जब जाते हैं तो बॉडी में जाने के बाद जो है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमें कॉज हो रहा है, बीमारी कॉज हो रहा है, उसको खत्म करने का काम करेगा और साथ साथ जो है वो जो है इसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब हमको पुनः इसमें याददाश्त उसको देगा, रिकॉग्नाइज करके रखेगा, पहचान करके उसको वो रखने का काम इसमें करते हैं। ठीक है, फिर
उसके बाद देखेंगे इसका हिस्ट्री कि क्या इसका है हिस्ट्री, कब कब जो है कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको क्या क्या चीज़ों को खोज किया उसके बारे में इसमें देखेंगे। तो ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आया था हमारे पास जो है 1796 में साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर। 1796 में कौन आए थे? साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने आए थे। इन्होंने ही आपके यूज कॉम्प्लेक्स वायरस, इन्होंने ही कॉम्प्लेक्स वायरस वैक्सीन को इन्होंने सबसे पहले जो है इसमें इस्तेमाल किया था। किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है इसमें इस्तेमाल किया था, जिसका नाम था क्या हमारे पास? वायरुला के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो वायरुला के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स वायरस वैक्सीन होता है, जिसको स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है इस्तेमाल किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने जो है इसको इस्तेमाल किया था, किसको? वायरुला को जो इस्तेमाल उन्होंने किया था। ठीक है, फिर उसी तरह से इसमें आता है फिर 1798 में फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डेवलप्ड। तो 1798 में सबसे पहला स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डेवलप्ड किया गया था। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो है इसमें साइंटिस्ट 1885 में साइंटिस्ट लुइस पास्चर एंड जो है इमेर रॉच डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट जो है आपका रैबिस। तो रैबिस के अगेंस्ट जो है उन्होंने डेवलप किया था सन 1885 में, क्योंकि कुत्ते के काटने के कारण जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी, इसीलिए जो है उसमें रैबिस होता है। तो रैबिस के कारण उसमें बीमारी होता था, डिसीज होता था, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? हमारे रैबिस के अगेंस्ट जो है सन 1885 में वैक्सीन को प्रारंभ किया, या वैक्सीन वहां पर लेकर उन्होंने लाए थे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 1897 में साइंटिस्ट लुइस पास्चर डेवलप्ड कॉलरा वैक्सीन। तो कॉलरा के अगेंस्ट जो उन्होंने वैक्सीन को डेवलप्ड किया था। ठीक है, फिर होता है हमारे पास सन 1904 में जो है साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने जी डेवलप्ड जो है आपका एंथ्रेक्स वैक्सीन, यानी कि एंथ्रेक्स वैक्सीन को जो है डेवलप किया था 1904 में। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सन 1890 से 1850 के बीच जो है आपका बीसीजी यानी कि जो है आपके बीसीजी टीका जो है इसको डेवलप किया गया था, जो कि आपके टीबी के लिए इसको लगाया था। किसके लिए लगाते हैं इसको? टीबी के लिए इसको जो है वो लगाया जाता है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाने वाला एक प्रकार का टीका होता है ना, जिसको आविष्कार किया गया था बीसीजी टीका के नाम से इसको जानते हैं। फिर हमारे पास आता है 1923 में देखेंगे तो 1923 में अलेक्जेंडर ग्लेनी जो है डेवलप्ड जो है टिटनेस वैक्सीन। तो टिटनेस वैक्सीन को जो है 1923 में डेवलप्ड किया गया था। फिर है 1926 में जो है अलेक्जेंडर ग्लेनी ने है आपका जो है डिप्थीरिया जो है वैक्सीन को इन्होंने डेवलप्ड किया गया था। ठीक है, और इसी तरह से इसमें एक और ख़ास बात कि जो 1890 से 1950 के जो बीच का जो एरा है या काल है या समय है, उसको जो क्या बोला जाता है हमारे पास? गोल्डन एज कहा जाता है, मतलब गोल्डन एरा ऑफ द वैक्सीन कहा जाता है। इसको गोल्डन एज माना जाता है, किसका? वैक्सीन का, या स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब उसके बाद आता है हमारे पास जो है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सीन की क्या गुण होते हैं, क्या गुण धर्म होता है, प्रॉपर्टीज इसमें देखेंगे। तो पहला होता है हमारे पास अफोर्डेबल वर्ल्ड वाइड, मतलब अफोर्डेबल होता है, यानी कि अफोर्ड कर सकते हैं हर आदमी इसको जो है, या हर पर्सन इसको जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसका अफोर्डेबल होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो है अफोर्डेबल का मतलब ये सस्ता होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास जो हीट स्टेबल, तो कुछ समय तक अगर इसको टेम्परेचर अगर असामान्य हो जाए तो उसका स्टेबल वो हो सकते हैं। फिर आता है हमारे पास इफेक्टिव आफ्टर अ सिंगल डोज, तो सिंगल डोज ही इसका जो है वो अफेक्टिव होता है, बहुत ही काफ़ी, मतलब काफ़ी बोल सकते हैं, काफ़ी रहता है इसका, सिंगल डोज जो है इसमें काफ़ी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है एप्लीकेबल टू अ नंबर ऑफ डिसीज। एप्लीकेबल टू अ नंबर ऑफ डिसीज मतलब कि किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए उसी का ही वैक्सीन का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, किसी दूसरे के लिए इसमें नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जो है म्यूकोसा रूट, तो इसको जो है म्यूकोसा रूट के थ्रू जो है एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, यानी कि इंजेक्शन नीडल के थ्रू इसको जो है वो लगाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब आते हैं हमारे पास जो इसमें एक और है सुटेबल फॉर जो है एडमिनिस्ट्रेशन अर्ली इन लाइफ। ठीक है, सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अर्ली इन लाइफ, अर्थात जो ह्यूमन बीइंग है वो पैदा नहीं हुआ है, तो पैदा नहीं हुआ है फिर भी ये इसको जो है सुटेबल होता है, मतलब इसको अगर दे देंगे तो हमारे लिए सुटेबल होता है। जैसे कि जो शिशु होता है, इसको फीटस है, तो फीटस वॉर्म में रहता है, गर्भाशय में रहता है, तो उस समय भी अगर हम कुछ वैक्सीन को उसके मदर को अगर दे दिया जाए तो उसके द्वारा भी वो जो है उसको वो सुटेबल होता है, उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट उसका नहीं करता है, ये कहने का अर्थ है इसमें। अब उसके बाद देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ वैक्सीन की, कितने प्रकार के वैक्सीन इसमें जो है वो होता है।
सबसे पहला आता है हमारे पास जो है होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। सबसे पहला आएगा इसमें होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। होल ऑर्गेनिज्म का अर्थ यह है इसमें अगर कोई हमारे पास वायरस है, कोई अगर हमारे पास जो है वायरस है, तो इस वायरस को ही इसमें क्या करेंगे हम लोग जो है इसमें वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, तो वो कहलाता है हमारे पास जो है होल ऑर्गेनिज्म वायरस वैक्सीन कहते हैं, या होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। इसमें हम लोग जो है क्या लेते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म यानी कि जो है वो चाहे जीवित हो या आपके मृत अवस्था में हो, दोनों अवस्था में इसको जो है वो लिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका एट्रीनेटेड जो है, यानी कि जिसमें BCG का इसमें जो है एग्जाम्पल इसका है। साथ साथ दूसरा आता है हमारे पास जो है किल्ड वैक्सीन आता है, या इसको बोलते हैं हमारे थोड़ा सा उल्टा ऊपर नीचे हो गया है, मतलब क्या होते हैं जो हमने वायरस या बैक्टीरिया लिए हैं वो जो है मरा हुआ है, वो किल्ड अवस्था में है, ठीक है। और जो है आपका एट्रीनेटेड जो होता है आपका जो है इसमें क्या होता है वो जीवित अवस्था में इसको जो प्रयोग में किया जाता है, तो इसको ये बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे इसमें दूसरा नंबर का जो वैक्सीन इसको बोलते हैं प्यूरिफाइड माइक्रोमोलिक्यूल वैक्सीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है प्यूरिफाइड माइक्रोमोलिक्यूल वैक्सीन, मतलब इसमें प्यूरिफाइड किया जाता है माइक्रोमोलिक्यूल्स को, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उसके कुछ मॉलिक्यूल जिससे वैक्सीन को हमको बनाना है उसको प्यूरिफाई करते हैं। इसमें आएगा हमारे पास जो है टॉक्साइड आएगा, जैसे कि आपके पास जो है इसमें डिप्थीरिया है। फिर उसी तरह से हमारे पास आता है हमारे में मतलब कैप्सिलोपॉलीसैकेराइड जो रहता है उसके लेकर जो इसमें अगर कोई हम क्या बनाएंगे वैक्सीन को निर्माण करेंगे तो वह कहलाता है हमारे पास जो है प्यूरिफाइड माइक्रोमोलिक्यूल वैक्सीन। जैसे कि इसमें जो है निमोनिया वैक्सीन को इसमें लिया गया है, निमोनिया, एक हमारे पास है डिप्थीरिया। अब उसी तरह से जो तीसरा नंबर का आता है इसमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट का अर्थ ये है कि उसमें जेनेटिकल जो उसका सीक्वेंस उसमें जो है ह्यूमन सेल को इंजेक्ट करेंगे या जोड़कर उसमें से कुछ नए तरीके से उसको बनाकर रिकॉम्बिनेट करेंगे, मतलब जो वायरस है या जीवाणु है उसके पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन हम रिकॉम्बिनेट करेंगे तो किसी अन्य जीव को उसके साथ उसमें अटैच करेंगे, जेनेटिकल मटेरियल को अटैच करके उसमें अगर हम इसमें बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हमारे पास रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पर लिखे हमने पोलियो वैक्सीन को इसमें लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो है लास्ट चौथा नंबर है डीएनए वैक्सीन। देखेंगे इसमें बर्ड फ्लू जो है वैक्सीन को इसमें लिया जाता है डीएनए वैक्सीन के रूप में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो है इसमें किस तरह से इसमें प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन देखेंगे, इसमें किस तरह से इसको प्रिपरेशन किया जाता है या प्रोडक्शन इसमें किया जाता है। तो इसमें देखेंगे हमारे पास वैक्सीन प्रोडक्शन की प्रक्रिया निम्न स्टेज में जो है पूरी होती है। सबसे पहला आता है हमारे पास सिंथेसिस। सबसे पहला क्या आता है हमारे पास सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को बनाना या उसको निर्माण करना। जैसे कि मान लिया जाए हमको जो है BCG का चाहिए या डिप्थीरिया का अगर हमको चाहिए, टीका चाहिए या वैक्सीन चाहिए, तो उसके लिए उसके जीवाणु को क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो मान ले जाए हमारे ह्यूमन में वो रोग हो गया है, पहले से डिसीज वो हो गया है, डिप्थीरिया उसको हो गया है, अगर उसी के जैसे या सेम टू सेम अगर जीवाणु को निकाल कर या वायरस को निकाल कर अगर हम उस बॉडी में उसको डाल देंगे तो उसका क्या होगा, जैसा का तैसा होगा, मतलब जो रोग कम फैला है वो ज़्यादा फैल जाएगा, इस तरह से होंगे। तो इसीलिए जो है उसको क्या कहते हैं सिंथेसिस करते हैं, मतलब कि जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसको क्या करेंगे हम लोग जो है उसको सिंथेसिस करेंगे, बनाएंगे उसको, कुछ ना कुछ उसमें जेनेटिकल उसको चेंजेस करेंगे। तो ये करने के लिए उसको क्या करेंगे सिंथेसिस करना पड़ता है, बनाना पड़ता है या कल्चर करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास कल्चरिंग पैथोजन इन जो है एम्ब्रियोनेटेड सेल एग। तो एम्ब्रियोनेटेड एग में जो है इसको कल्चरिंग किया जाता है। एम्ब्रियोनेटेड एग का अर्थ होता है क्लीवेज से लेकर जो आपके जो है गैस्ट्रोलॉजी की अवस्था होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग। उसमें अगर उसको कल्चर किया जाए तो वो कहलाता है हमारे पास जो है कल्चरिंग पैथोजन इन जो है एम्ब्रियोनेटेड एग, उसमें हम कर सकते हैं। दूसरा है बाय कल्चरिंग द पैथोजन इन ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल के साथ इसको जो है वो कल्चरिंग किया जा सकता है। तीसरा आता है इसमें बाय रिकॉम्बिनेंट द पैथोजन इन ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल के साथ अगर उसमें रिकॉम्बिनेंट करके उसको बनाया जाए तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो आप इसमें से तीनों में से किसी एक विधि को इसमें जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमें क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसना कुछ ना कुछ हमको डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया वायरस हमको फिर से उसमें प्राप्त होगा, जिसको हम वैक्सीन के रूप में हम प्रयोग करेंगे। दूसरा स्टेज इसमें आएगा हमारे पास आइसोलेशन करेंगे। जो हमने सिंथेसिस किए हैं उसको आइसोलेशन की भी आवश्यकता होगी। तो बोलता है द एंटीजन आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर सेल। तो कल्चर सेल से हम उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे,
ठीक है, आइसोलेशन भी आवश्यकता होती है, जो चीज़ हमको चाहिए उस चीज़ को हम आइसोलेट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा नंबर का है इसमें प्यूरिफिकेशन देखेंगे। तो बोलते हैं हमारे पास एंटीजन प्यूरिफाइड बाय जो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसको जो प्यूरिफाई करेंगे, जो हमने आइसोलेट किया था उसमें भी कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रहेंगी, जो हमको चाहिए नहीं वो चीज़ भी रहेगा, तो उसको वहाँ से हटाने के लिए इसको प्यूरिफाई करेंगे। तो प्यूरिफाई के लिए आपको क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं या तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इसकी प्रक्रिया के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है प्यूरिफिकेशन होने के बाद इसमें चौथा नंबर का इसका स्टेप आएगा, जिसमें हम देखेंगे इसका प्रोसेसिंग कि किस तरह से इसको प्रोसेस करते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, द एंटीजन इज जो है आपका एनिनेटेड और किल्ड बाय जो है आपका हेक्टर केमिकल। तो इसमें जो है आपका हेक्टर केमिकल के थ्रू इसको जो है किल्ड करते हैं, आपका एनिनेटेड जो एट्यूनेटेड जो रहता है उसको जो है किल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा कैपेसिएशन, मतलब उसकी क्षमता को वृद्धि करना। कैपेसिएशन मतलब होता है इसकी क्षमता, जैसे कि उसकी क्षमता जो है कम है तो उसको बढ़ाने के लिए जो है इसमें कैपेसिएशन किया जाता है। तो क्या बोलते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी इज इनहेंस्ड बाय जो है एडिशन ऑफ जो है इंजेक्ट, मतलब एजेंट के थ्रू जो है इसमें उसको जो है कैपेसिएशन की मात्रा को उसमें बढ़ाया जाता है। जैसे लाइक जो है एल्यूमिनियम सॉल्ट, तो एल्यूमिनियम सॉल्ट के थ्रू उसके जो कैपेसिएशन की मात्रा होती है उसको बढ़ाया इसमें जाता है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास स्टेरिलाइजेशन। तो इसको स्टेरिलाइज करने की भी आवश्यकता होती है। तो किस तरह से इसको करते हैं, तो इसमें स्टेबिलाईजर का इसमें जो है वो प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, तो स्टेरिलाइजेशन जो रहता है उसमें क्या करेंगे, स्टेबिलाईजर मतलब उसको स्टेबल करेंगे, कुछ समय तक उसको स्टेबल करने की हमको आवश्यकता होगी। तो इसके लिए स्टेबिलाईजर के रूप में इसको प्रयोग करते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट और जो है 2-फिनॉक्सी एथेनॉल का जो है इसमें किया जाता है, ताकि इसका जो लाइफ स्पॉन है वो बना रहे और उसको जो है जब उसका यूज़ करने का टाइम रहेगा उस समय इसको यूज़ कर सकते हैं, या उसकी जो होगी स्टेबिलिटी हो वो बढ़ सके, इसलिए प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं हमारे पास प्रिजर्वेशन। तो इसको किस तरह से प्रिजर्वेशन करेंगे, तो इसके लिए भी प्रिजर्वेटिव को इसमें मिलाया जाता है। जैसे कि आपके इसमें होता है आपका थिमोसोरॉल जो होता है, इसको इसमें मिलाया जाता है। तो फ्यूचर यूज़ के लिए इसको मिलाते हैं, थिमोसोरॉल का जो है इसमें मिलाया जाता है। अब आएगा हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट वैक्सीन। तो इसमें डिफरेंट टाइप के वैक्सीन को किस तरह से फॉर्मेशन किया जाता है इसके बारे में इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास एट्यूनेटेड वैक्सीन को देखेंगे। इसका सबसे पहला नंबर का प्रकार जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड वैक्सीन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन निम्न स्टेज में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो है इसमें टिश्यू कल्चर को करेंगे, या तो इम्ब्रियोनेटेड एग के थ्रू करेंगे या जो है इसमें जीवित एनिमल के थ्रू इसमें करते हैं। मतलब जो है इसमें किसी एक विधि के द्वारा इसमें जो है इसका प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। अब इसमें क्या होगा, एनिनेटेड वैक्सीन का जो है कल्चर टिश्यू कल्चर से किया जाता है। इसमें पैथोजन के जो डीएनए होते हैं इसमें म्यूटेशन होता है, इसको बार बार हम लोग क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। तो बार बार कल्चर करने से इसके जेनेटिकल सीक्वेंस में क्या होगा, म्यूटेशन होगा। तो म्यूटेशन होने के कारण जो है इसमें हमको कुछ ऐसे चीज़ों मिलेगा जो उस जो रोग हो रहा है उसको मारने के लिए, उसको जो है कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसलिए उसको उगाए जाते हैं, इसलिए उसमें म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन होने के बाद वो हमारे लिए एक्टिव हो जाता है या हमारे लिए जो है लाभदायक होता है। तो म्यूटेशन होने के बाद जो है उसको क्या करते हैं, फिर से कल्चर करते हैं, और कल्चर होने के बाद जो है उसको प्यूरिफाई करके उसको जो है अच्छी तरह से उसको तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कल्चर कर रहे हैं। तो कल्चर क्या है, एनिनेटेड वैक्सीन को जो है कल्चर टिश्यू मीडियम इसको जो है वो किया जाता है। और आपके जो BCG रहते हैं, तो BCG के लिए जो कल्चर मीडियम रहता है उसको आपको बाइल जूस में इसको कल्चर मीडियम के रूप में प्रयोग इसमें करते हैं, ताकि उसका जो वायरस क्या हो सके उसमें बाइल जूस में रहे और वहाँ पर कल्चर हो और उसमें म्यूटेशन हो, और म्यूटेशन होने के बाद उसको यूज कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद कल्चर हो गया, फिर आएगा हमारे पास आइसोलेशन यानी जो है प्यूरिफिकेशन। तो इससे बोलते हैं सिंथेसिस किए गए वैक्सीन को जो है आइसोलेट कर जो है प्यूरिफाई किया जाता है। तो इसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे और प्यूरिफाई इसमें करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो है कैपेसिएशन, इसकी मात्रा मतलब कैपेसिटी की मात्रा को इसमें बढ़ाया जाता है। तो बोलते हैं जब वैक्सीन को आइसोलेट कर जो प्यूरिफाई कर लिया जाता है तो इसमें जो है एक्टिव करने के लिए इसमें कैपेसिएटिंग जो है इसमें डाला जाता है, नहीं कि कैपेसिएशन इसमें एजेंट को इसमें जो है डालकर उसकी कैपेसिटी को इसमें बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं, हमारे पास स्टेबिलाईजर एवं जो है इसमें
प्रिजर्वेटिव मिलाकर इसको जो है सेपरेट करते हैं, मतलब इसको प्रिजर्व करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होता है जिसमें इसको भरकर इसमें रखा जाता है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका फ्लो चार्ट इसमें किस तरह से होता है और इसमें इसका मैकेनिज्म को इसमें समझेंगे कि इसका जो इम्यून रिस्पांस होता है वो किस तरह से इसका होता है, उसको देखते हैं। यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट के थ्रू इसमें समझाएं। इसमें क्या लिखे हमारे पास जो है लिव एनिनेटेड जो है वैक्सीन कैसे होते हैं, तो इसमें होता है आपका वाइल्ड वायरस बैक्टीरिया एनिनेटेड बैच जो है क्या यहाँ पर जो है रिपीटेड पासिंग थ्रू द सेल कल्चर एंड एनिमल्स जो है एम्ब्रियो यानी कि चीक एम्ब्रियो, इसमें जो अलग अलग जो है इसमें इसको कल्चर करके इसको तैयार किया जाता है या इसको बनाया जाता है। फिर आता है आपका 10 ईयर्स है ना, 10 ईयर्स जो है म्यूटेशन एंड जो है आपका वेकनिंग मतलब होगा इसमें 10 साल में या 10 साल से कम साल में जो है इसमें क्या होता है म्यूटेशन इसमें जो है वो होता है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो है वाइल्ड वायरस इनटू वैक्सीन वायरस, इसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि इसमें हमारे पास जो है वायरस से जो है उसमें वैक्सीन वायरस में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो पहले वायरस था अब वो क्या हो गया, उस वायरस के लिए वैक्सीन हो गया। जैसे कि पोलियो है तो पोलियो को हमने अगर इस्तेमाल वहाँ पर किए हैं तो पोलियो जैसे लिए हैं, या हमने यहाँ पर BCG को लिए हैं तो BCG के लिए जो हमने बैक्टीरिया लिया था या वायरस लिए थे वो क्या हो गया हमारे पास, पहले जो था हमारे पास जो है वायरस था लेकिन अब क्या बन गया हमारे पास वैक्सीन वायरस के रूप में हमारे पास जो है वो प्राप्त हमको हो गया, जो कि आपका जीवित है, जो कि आपके जीवित अवस्था में वो होता है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं इंजेक्टेड ऑफ स्मॉल डोज ऑफ वैक्सीन वायरस ऑफ वायरस और बैक्टीरिया, तो उसी का जो है इंजेक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। जो हमने पढ़े हैं सिंथेसिस हुआ, उसके बाद आइसोलेशन हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, फिर उसके बाद स्टेबलाइजर हुआ, फिर उसके बाद जो है कैपेसिएशन हुए, फिर उसके बाद है प्रिजर्वेशन हुआ। तो सारे तरीकों के बाद जो है वो हमारे पास जो है किस तरह से वो प्राप्त होता है, तो उसको इंजेक्शन स्मॉल डोज के रूप में उसको जो है करते हैं, जिसको बोलते हैं वैक्सीनेशन के नाम से इसको जानते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। फिर उसके बाद होता है रिप्लिकेशन ऑफ वैक्सीन वायरस और बैक्टीरिया इन द होस्ट, जो है उसको होस्ट को जो है वो खाता है, मतलब जो हमारे में वायरस अगर वो बैक्टीरिया उसको वो कम करने का काम करेगा, जैसे कि स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, तो स्पेसिफिक जो है इम्यून रिस्पॉन्स को वो हमें शो करता है। फिर उसके बाद बोलते हैं हमारे पास इंड्यूस ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स, तो इम्यून रिस्पॉन्स को जो है इंड्यूस करता है। फिर आएगा हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो है रियल इन्फेक्शन, तो रियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है हमको प्रोटेक्शन को प्रोवाइड वो करता है। ठीक है, हमारा क्या है डायग्राम है जिसमें हमने ऊपर की ओर जो है लिए हैं क्या है हमारे ये एंटीजन है। एंटीजन मतलब कि जो हमें रोगों को फैलाते हैं वो एंटीजन है, जैसे कि आपका फॉरेन प्रोटीन हो गया, वायरस हो गया या बैक्टीरिया हो गए, वो हमें क्या करता है एंटीजन जो है वो आता है ना। तो होस्ट हमारा क्या है, ये चूहा को हमने यहाँ पर होस्ट के रूप में इसमें लिए हैं। तो दो तरीके के हमें जो है रिस्पॉन्स होता है, एक होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है और एक होता है सेलुलर रिस्पॉन्स होता है। तो ये किस तरह से होता है इसको भी इसमें देखते हैं कि ह्यूमरल और सेलुलर रिस्पॉन्स इसमें कैसे इसमें जो है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में है लेकिन इसको समझने लगे अच्छा है। तो क्या होता है हमारे पास ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है, उसमें हमारे जो बी सेल एक्टिवेटेड होते हैं, मतलब बी सेल इसमें हमारा काम में आता है। और जो सेलुलर होता है इसमें क्या आता है हमारे पास जो है इसमें सेलुलर जो है रिस्पॉन्स होता है, अर्थात इसमें जो है हमारे जो टी सेल होते हैं वो एक्टिव होते हैं। इसमें टी सेल होता है, इसमें बी सेल जो है एक्टिव होते हैं। तो जो बी सेल होता है तो बी सेल के ऊपर जो है एक जो है चैन मतलब एक जो है सरफेस होता है जिसको बोलते हैं हमारे पास BCR, मतलब जो है बी सेल रिसेप्टर होते हैं, जिस पर ये एंटीजन आकर जो है क्या होते हैं अटैच होते हैं या बाइंड जो है वो होते हैं। और ये बाइंड होने के बाद जो है यहाँ से क्या करेगा हमारे पास जो है वो एंटीबॉडी का इसमें सिक्रेशन होता है, जो कि दो प्रकार के सेल्स में वो डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है बी सेल और एक होता है हमारे पास टी सेल, एक होता है हमारे पास प्लाज्मा सेल और एक होता है मेमोरी सेल। तो दो टाइप्स के सेल में वो डिवाइड हो जाते हैं, जो कि प्लाज्मा सेल क्या करता है जो एंटीजन रहता है उसको मारने का काम करता है। जैसे कि यहाँ दो टाइप्स का सेल के इसमें सिक्रेशन होगा, एक होगा हमारे पास प्लाज्मा सेल और एक होगा हमारे पास जो है मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल क्या करता है वो जो अगर बाद में अगर हमको इन्फेक्शन होता है तो उसको पहचानने का काम करेगा, और प्लाज्मा सेल क्या करेगा एंटीबॉडी को रिलीज करेगा, एंटीबॉडी वहाँ पर वो बनाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी, ये रहा एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी को बना रहा है और एंटीजन को जो इसमें इफेक्ट को कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है वो होता है।
अब उसके बाद जो सेलुलर रहता है उसमें क्या होते हैं, तो ये हमारा टी सेल हो गया। तो टी सेल हो गया, तो इसमें टी सेल जो है जब इसमें हमारा एंटीजन जो है टी सेल एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर जो टी सेल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिसके ऊपर जो है वो रिसेप्टर आकर इसमें से जुड़ता है। ठीक है, तो जुड़ने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो है इसमें टी सेल जो है, टी सेल क्या करेगा, हमारे पास जो है साइटोटॉक्सिक सेल होता है, जो कि एक प्रकार का जो है एंटीजन होता है, उसको इनगल्फ कर लेता है या उसको जो है वहाँ पर अंदर की ओर जिसको लेगा। मतलब कि जो टी सी सेल जो रहता है वो जो है TCTL सेल में जो है वो चेंज होता है। मतलब इसको बोलते हैं हमारे पास जो है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में जो है वो चेंज हमको हो जाता है। और ये जो है चेंज होकर क्या करेगा, जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन सेल है, उसको क्या करने लगता है, उसको इन्फेक्ट करने लगता है, यानी कि उसको फैगोसाइटोसिस करने लगता है, उसको डिसॉल्व करने वो लगता है। चलिए, तो इसमें अब देखते हैं कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस और है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, दोनों को एक साथ इसमें हम लोग समझने का कोशिश इसमें करेंगे कि इसमें वो किस तरह से उसमें हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, हमारे पास इसको बोलते हैं वायरल एंटीजन है। तो वायरल एंटीजन क्या हुआ, ये जो हमारा सेल है, सेल के साथ जो है अटैच हुआ, तो सेल के अंदर हमारे पास जो है एक प्रकार का सेल होता है जिसको मतलब जो हमारा जो इसको बोल सकते हैं हमारे ये जो है हमारा पूरी तरह से क्या है, हमारा लीवर का सेल हो सकता है या जो है इंटेस्टाइनल का सेल हो सकता है, कहीं का भी सेल। तो ये हमारा लीवर का सेल है, या इसको हम बोल सकते हैं ये जो हमारा है इसको लिम्फ नोड भी हम बोल सकते हैं या लीवर बोल सकते हैं। एक प्रकार से हम लोग इसको लीवर लेते हैं। तो लीवर सेल के अंदर जो है एपीसी सेल होता है, इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है जो कि क्या करता है, एमएससी फर्स्ट और एमएससी सेकंड के इसमें सीक्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस एमएससी फर्स्ट के बारे में। तो एमएससी फर्स्ट जो रहता है इसमें क्या बनता है, जो टी सेल मतलब टीसी सेल का इसमें फॉर्मेशन होता है। मतलब इसके साथ जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल का इसमें निर्माण होता है या उसके साथ वो जो है जुड़ता है। जब वो आगे जाकर क्या होगा, यहाँ पर टीसी सेल अगर इसके साथ है तो टीसी सेल के साथ जब ये अटैचमेंट होगा तो आगे जाकर दो सेल में फिर से डिवाइड होगा। एक होगा हमारे पास जो है CTL, इसको हमारे पास बोलते हैं, जिसका नाम होता है, इसका नाम होता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। और एक हमारे पास होता है मेमोरी टी सेल। तो दो प्रकार के सेल में डिवाइड जो है होते हैं। मेमोरी टी सेल जो है इसको याददाश्त के लिए रहता है, और ये CTL जो रहता है वो आगे जाकर क्या करेगा, जो है इसमें वो सेल के रूप में क्या करेगा, इस तरह से सेल वो बना हुआ है। तो इसमें जो वायरस क्या होगा, आकर यहाँ पर अटैच होंगे, अटैच यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि इसको हम कुछ डिफरेंट कलर्स इसको शो करते हैं। तो डिफरेंट कलर्स इसको शो करने के लिए हम लोग जो है अलग अलग रंगों को इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, तो इसमें क्या है, हमने ये हमारा अच्छे से वो उभार नहीं आ रहा है इसका, तो इसको लेते हैं। तो ये हमारा जो है वायरस है, ये हमारा क्या बन गया, ये वायरस है। तो इसको क्या करते जाएगा, इसको जो है फैगोसाइटोसिस करते हो जाएगा। जब आगे की स्टेज में जब आएगा तो ये हमारा वायरस हो गया। तो वायरस ऐसा है, तो इसको क्या करते जाएगा, वो जो है इसको जो इसका लेयर है, मतलब ये लेयर कैसे हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगा। इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में डिक्रीज होगा, यानी कि वो कम होते जाएगा। तो इस तरह से उसको जो पैथोजन रहता है या जो एंटीजन रहता है उसको मारने का काम करता है। तो ये कहलाता है हमारे में, इसको बोलते हैं हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि सेल क्या करेगा, उसको जो है खुद से तोड़कर उसको मारने का काम इसमें करता है। उसके बाद आता है हमारे पास जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस। क्या हो गया, हमारे पास जो वायरल एंटीजन है वो हमारे जो प्लाज्मा सेल है उसमें आ गया है ना। तो प्लाज्मा सेल में आने के बाद जो है हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक सेल होता है जिसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, जो कि एमएससी सेकंड का सीक्रेशन करते हैं। एमएससी फर्स्ट और एमएससी सेकंड नीचे में स्लाइड में लिखा हुआ है, क्या होता है उसको मैं बताऊंगा बाद में। तो एमएससी सेकंड का क्या होता है, यहाँ पर सीक्रेशन होता है, जो कि किसके साथ अटैच होगा, आपका टी हेल्पर सेल के साथ जो है वो अटैचमेंट होता है। और टी हेल्पर सेल के साथ जो है वो अटैचमेंट होने के बाद, वहाँ से अगर वो अटैचमेंट हो जाता है तो उसमें से अटैचमेंट होने के बाद जो है एक जो है वहाँ से केमिकल का सीक्रेशन होता है, जिसका हमारे पास नाम होता है इंटरल्यूकिन। ठीक है, इंटरल्यूकिन होता है, यानी कि जो है IL सेकंड का इसमें जो है वो सीक्रेशन होता है, जिसके द्वारा जो हमारा बी सेल होता है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो बी सेल एक्टिव होने के बाद जो है वो दो तरह के सेल में डिवाइड हो जाएंगे। पहला होगा हमारे पास जो है प्लाज्मा सेल, ये बी सेल लिखा है, यही हमारा प्लाज्मा सेल होगा, यही प्लाज्मा सेल बनेगा। और एक तरफ बनेगा हमारे पास जो है मेमोरी बी सेल। तो दो तरह के सेल इसमें निर्माण होंगे, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल का निर्माण होगा। जो कि मेमोरी वाला क्या करेगा, अगर उसको बाद में फिर से इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको पहचानने का काम करेगा, और जो प्लाज्मा
विष रहेंगे उसमें एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, जो ये वायरस है इसको किल करने के लिए वो जो है एंटीबॉडी को उसमें बनाएगा, उसके साथ जो है वो जॉइंट अप उसमें होगा। तो हमने थोड़ा सा इसमें फ्लो चार्ट भी आपके लिए बना कर लाए हैं कि एनिनेटेड जो है आपका वैक्सीन होता है उसमें सेल इमीडिएट रिस्पांस किस तरह देते हैं। तो ये हमारा एंटीजन हुआ, एंटीजन से क्या हुआ आपके एपीसी सेल, एपीसी सेल से एमएससी फर्स्ट का इसमें सिक्रेशन हुआ, और एमएससी फर्स्ट के सिक्रेशन होने के बाद जो है क्या हुआ है इसमें एमएससी फर्स्ट जो है आपका टीसी सेल के साथ जो है अटैच हुआ। टीसी सेल मतलब होता है साइटोटॉक्सिक जो है सेल होता है, और ये जो साइटोटॉक्सिक सेल होता है जो क्या होगा हमारे पास जो है सीटीएल के सेल में वो चेंज होता है, और यहाँ से क्या होगा फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करेगा जो कि हमको सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो देता है। अब उसके बाद आता है एमएससी फर्स्ट और एमएससी सेकंड क्या होता है। तो एमएससी फर्स्ट को इसमें हम लोग देखेंगे, फर्स्ट है ना थोड़ा सा सेकंड टाइप का वो दिख रहा है, तो एमएससी फर्स्ट है। तो एमएससी जो फर्स्ट होता है उसको देखेंगे, इसमें जो है वो 3 अल्फा और 1 बीटा जो है सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये जो होता है आपका 3 अल्फा और 1 बीटा सब यूनिट से मिलकर जो है बना होता है, और इसमें जो है एक प्रोटीन जो है पाया जाता है जिसको बोलते हैं CD8 प्लस प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। CD8 प्लस प्रोटीन इसमें जो है वो पाया जाता है। फिर बोलता है तीसरा नंबर क्या है इसमें टीसी सेल के साथ जो है वो बाइंड होता है, टीसी सेल के साथ जो है वो बाइंड होता है, और टीसी सेल के ऊपर जो है CD8 प्लस प्रोटीन पाया जाता है जिसके साथ जो है क्या है एमएससी फर्स्ट जो है वो बाइंड होकर जाता है। मान लिया जाए हमारा ये हमारा टीसी सेल है, ठीक है, ये हमारा क्या है टीसी सेल है। तो इसमें हम थोड़ा डिफरेंट कलर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा टीसी सेल है, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं कुछ इस तरह से जो है इसमें बाइंडिंग के लिए वहाँ पर जो है क्या पाए जाते हैं, इसको कलर कर देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या होगा, ये होगा CD8 प्लस प्रोटीन है, एक प्रकार के प्रोटीन इसके अंदर पाया जा रहा है। तो ये क्या होगा हमारे पास जो है जाकर किसके साथ अटैच होगा, ये जो अटैच होगा किसके साथ होगा आपके एमएससी एमएससी फर्स्ट के साथ जो है इसके साथ जो है वो अटैचमेंट इसके साथ वो हो जाता है। तो ये होता है हमारे में एमएससी फर्स्ट होता है। एमएससी फर्स्ट जो है वो 3 अल्फा और 1 बीटा सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिसमें एक प्रकार का स्पेशल टाइप का प्रोटीन के साथ जाकर बाइंडिंग होता है। और ध्यान रहे आपको कि एमएससी फर्स्ट जो है हमेशा साइटोटॉक्सिक सेल के साथ ही वो बाइंड होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एमएससी सेकंड, इसको देखते हैं। तो एमएससी सेकंड ये जो है आपका 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट से मिलकर जो है बना होता है। 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और इस पर जो है क्या कहते हैं CD4 प्लस जो है प्रोटीन होता है, CD4 प्लस प्रोटीन होता है जो कि आपका TH है सेल के साथ जो है बाइंड होता है। मतलब ये जो है वो साइटोटॉक्सिक हेल्पर सेल के साथ जो है बाइंड होता है, और जो है TS सेल के ऊपर जो है CD4 प्लस प्रोटीन पाया जाता है जो कि वही सेम होगा प्रोसीजर कि जो साइटोटॉक्सिक हेल्पर सेल जो रहता है हमारे पास जो है साइटोटॉक्सिक जो है हेल्पर सेल रहता है, तो उस हेल्पर सेल के साथ जो है इसमें जाकर वो जो है वो बाइंड होता है हमारा MSC2। फिर उसके बाद आएंगे हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ जो है एनिनेटेड वैक्सीन। इसमें देखेंगे तो जो है आपका एक्टिवेट्स द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट वो करता है। फिर उसके बाद आता है बूस्टर डोज आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब बूस्टर डोज मतलब होता है सेकेंडरी डोज। अगर एक ऐसे कुछ रोग होते हैं जिनके लिए एक डोज जो है काफ़ी नहीं होता है, जैसे कि हमारे पास अब एग्जाम्पल ग्रुप में कोरोना वायरस है, तो उसके लिए जो है बूस्टर डोज की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें जो है वो बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बोलते हैं हमारे पास लो कॉस्ट होता है, यानी कि आसानी से इसको जो है बनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो है क्विक एक्शन, जल्दी से एक्शन करने वाला जो होता है, और इजीली फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन ये जो है इजीली होता है। फिर उसके बाद होगा इजी फॉर जो एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको इजीली से जो है इसको शरीर के अंदर इसको दिया जा सकता है। फिर उसके बाद होगा इंड्यूस सेल मीडिएट इम्यूनिटी, जो है सेल मीडिएट इम्यूनिटी और जो है इंड्यूस आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी, दोनों प्रकार के इम्यूनिटी को जो है वो इंड्यूस करता है या उसको बनाता है या इम्यून रिस्पॉन्स हमको देता है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास डिसएडवांटेजेस, तो इसमें देखेंगे पॉसिबिलिटी फॉर जो है रिवर्जन ऑफ जो है वेरुलेंस, तो अगर इसकी पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होता है कि जो वायरस में वो रिवर्स हो जाए। जैसे कि हमारे पास जिस वायरस से हमने लिए हैं इसको, किसी वायरस से हमने इसको क्या किया है बनाया है, तो इसी वायरस में पुनः क्या हो जाना, ये रिवर्स हो जाना। वैक्सीन से इसको वायरस में पुनः रिवर्स हो जाता है, वेरुलेंस कहलाता है, तो उसमें अगर होने की चांसेस में हो सकता है। उसके बाद बोलते हैं केसेस साइड इफेक्ट इन सम केस, तो सम
कम केस में इसका साइड इफेक्ट भी होता है थोड़ा सा। और उसके बाद जो है लेस स्टेबल, ये बहुत दिन तक या बहुत लंबे समय तक इसको स्टेबल करके हम इसको नहीं रख सकते हैं। तो ये था हमारे में जो है एन्यूनेटेड ये वैक्सीन के बारे में, जिसमें हम इसको बोलते हैं एक्टिव वैक्सीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आई होप आज का जो वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक जो है इसको ज़रूर पहुँचाए, ताकि सभी लोगों तक जो है इसका लाभ मिल सके। आज का जो हमारा वीडियो था पार्ट नंबर 1 था। अगला जो आएगा हमारा वीडियो पार्ट नंबर 2 होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।